स्वागत है आप सबका मोटिवेशन इज माय मोटो में और मैं हूं प्रगति विश्वा। क्या घर की छत की वाटरप्रूफिंग को लेकर आपके मन में ढेर सारे सवाल हैं और आप सोच रहे हैं कि वाटरप्रूफिंग का फायदा क्या होता है, इसमें खर्चा क्या आता है, इसमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हाँ, तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी वाटरप्रूफिंग से रिलेटेड सारी बातें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि छत की वाटरप्रूफिंग की जरूरत ही क्यों है, इसके बिना भी तो काम चल सकता है। तो देखिए, छत की वाटरप्रूफिंग की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि जब भी कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो धीरे धीरे समय के साथ वो पुरानी होती है, और जब वो धीरे धीरे पुरानी होती है तो उसकी छत पर दरारें आने लगती हैं। तो बरसात वगैरह का पानी जब इन दरारों में आता है तो धीरे धीरे रिस कर छत के अंदर आता है, आपकी दीवारों में पहुंचता है। नतीजा, आपकी दीवारों में लीकेज और सीलन की प्रॉब्लम रहती है। तो इस लीकेज और सीलन की प्रॉब्लम से घर को बचाने के लिए और घर को मजबूती देने के लिए हमें वाटरप्रूफिंग की जरूरत पड़ती है। अब दूसरे नंबर पे सवाल आता है कि वाटरप्रूफिंग कैसे की जाती है। तो इसके लिए अब आपको आगे का वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किस तरह से वाटरप्रूफिंग की जाती है, इसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जाता है, किस तरीके से यूज किया जाता है। तो चलिए आगे का वीडियो देखते हैं और समझते हैं कि वाटरप्रूफिंग कैसे होती है। तो वाटरप्रूफिंग से पहले आप छत देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है, और आपको मैं दिखा देती हूँ कि इस छत पर कुछ दरारें भी दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं पास से। तो ये है छत का फर्स्ट लुक। वाटरप्रूफिंग के लिए आपको सबसे पहले इस तरह के लोहे की ब्रश की ज़रूरत होती है। इसके बाद इस लोहे के ब्रश को यूज़ करके छत को इस तरह से रगड़ रगड़ कर साफ किया जाता है, ताकि इस पर जितनी भी काई जमी है, मिट्टी जमी है, उसको अच्छी तरह से क्लीन किया जा सके। आप देख सकते हैं छत का एक पैच क्लीन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि क्लीन होने के बाद छत कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है, और जिधर ब्लैक ब्लैक पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है उस पैच को अभी क्लीन होना बाकी है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिफरेंस है फर्स्ट स्टेज पर ही क्लीनिंग के साथ। वाटरप्रूफिंग के टाइम ये स्टेप सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, सबसे ज़्यादा मेहनत भरा होता है, क्योंकि छत को फर्स्ट स्टेज पर क्लीन करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। तो फ्रेंड्स, पूरी छत को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर साफ किया जा चुका है। स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है स्टेप 2 की। स्टेप 2 में छत को पानी से क्लीन किया जाता है। तो छत पर इस तरह से पानी डाला जाता है और इसे ब्रश से, झाड़ू से, वाइपर की मदद से अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर क्लीन किया जाता है, ताकि इस पर जितनी भी डस्ट है, जितनी भी फंगस, एल्गी जो भी जमा हुआ है, उसको बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन किया जा सके। आप देख सकते हैं छत को अच्छी तरह से क्लीन किया जा चुका है। आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। अब हम इसे 12 से 14 घंटे के लिए कम से कम छोड़ेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। इसके बाद स्टेप 3 में भरा जाएगा गड्ढों को। एक्चुअली छत पर कई बार क्या होता है कि हम कोई भारी सामान या कोई भारी चीज़ रख देते हैं, जिसकी वजह से छत पर कई बार बड़े बड़े से गड्ढे हो जाते हैं। तो इन गड्ढों को कवर करने के लिए पानी और सीमेंट के मिक्सचर को यूज़ किया जाता है। हमारी छत पर एक दो बड़े बड़े से गड्ढे हो गए थे, तो उन्होंने डायरेक्ट पानी और सीमेंट के मिक्सचर को इस तरह से मिक्स कर कर यूज़ किया है। वैसे अगर आपकी छत पर थोड़े ज़्यादा गड्ढे हो तो अलग से मिक्सचर बनाया जा सकता है, और फिर उस मिक्सचर को यूज़ किया जाता है, ताकि जितने भी गड्ढे मौजूद हैं उन गड्ढों को प्रॉपरली कवर किया जा सके। क्योंकि अगर ये गड्ढे कवर नहीं होंगे तो आपकी वाटरप्रूफिंग अच्छी नहीं हो पाएगी और आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फिलहाल इन्होंने अच्छी तरह से गड्ढे को भर दिया है, और इसके आसपास जो एक दो छोटे मोटे गड्ढे दिख रहे थे, इनको भी इन्होंने अच्छी तरह से कवर कर दिया है। आप देख सकते हैं। तो इस तरह से गड्ढों को कवर किया जाता है। इसके बाद छत पर क्रैक सील यूज़ किया जाता है। क्रैक सील कुछ इस तरह का एक गाढ़ा सा मिक्सचर होता है, जिसे छत पर आई दरारों को, क्रैक्स को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे कैसे यूज़ किया जाता है, चलिए आपको दिखा लेती हूँ। तो लोहे की पत्ती पर क्रैक सील को लिया जाता है, और जहाँ जहाँ पर भी दरारें हैं उन दरारों पर इस तरह से स्प्रेड किया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है कि दरारें भर जाती हैं और हमारी जो छत है वो एकदम स्मूथ हो जाती है और अगले स्टेप के लिए तैयार हो जाती है। याद रखिएगा, वाटरप्रूफिंग के टाइम छत पर दरारों को अच्छी तरह से सील करना, कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आपकी छत को अच्छी तरह से वाटरप्रूफ बनाया जा सके। पूरी छत पर जहाँ जहाँ दरारें थी वहाँ पर हमने क्रैक सील अप्लाई कर लिया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है।
अब इसे 1 से 2 घंटे के लिए हम धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये कैसा लग रहा है। देखिए, इसे छूने पर आपको पता चलेगा कि ये ड्राई हो चुका है। इसका मतलब है कि क्रैक सील ड्राई हो चुका है। अब बढ़ेंगे हम अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। हमने एशियन पेंट का रिपेयर पॉलीमर यूज़ किया है और डैम प्रूफ यूज़ किया है, ये भी एशियन पेंट का ही है। क्वांटिटी मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि हर छत के हिसाब से क्वांटिटी अलग अलग यूज़ होती है, पर आप प्रोडक्ट अच्छा यूज़ करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। इसके बाद एक बाल्टी हम लेंगे डैम प्रूफ और हाथ पे लगाएंगे सरसों का तेल, ताकि जो ये पेंट है ये हाथ पर चिपके नहीं और इसे आसानी से छुटाया जा सके। तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। इसके बाद इसमें रिपेयर पॉलीमर डाला जाता है। तो एक बाल्टी में करीब इन्होंने 2 लीटर रिपेयर पॉलीमर यूज़ किया है और रिपेयर पॉलीमर डालने के बाद इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। क्योंकि ये काफ़ी थिक होता है तो इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए इसमें करीब 1 से 1.5 लीटर पानी, यानी कि 1 से 1.5 मग पानी यूज़ किया जाता है और इसे अच्छे से मिक्स किया जाता है। इसके बाद इसमें डाला जाता है स्ट्रेनर। तो स्ट्रेनर भी हमने एशियन पेंट का ही यूज़ किया है और हम यूज़ कर रहे हैं ब्लैक कलर का। आप अपनी पसंद का जो भी कलर आपको अच्छा लगता हो आप उस स्ट्रेनर को यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेनर का काम होता है इस वाइट कलर के पेंट को कलर देना। हम चाहते थे कि हमें लाइट ग्रे या सिल्वर कलर मिले, तो हमने ब्लैक कलर यूज़ किया है और इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा लिमिटेड रखा है। आप जितना चाहें इसमें स्ट्रेनर ऐड कर सकते हैं और कलर को लाइट या डार्क जैसा भी चाहें कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी कि जो भी कलर बनवाएं उसे लाइट रखिएगा, क्योंकि जो लाइट कलर्स होते हैं वो सन रेज को कम एब्जॉर्ब करते हैं। नतीजा क्या होता है कि आपका घर 4 से 5 डिग्री ठंडा रहता है और अगर आप डार्क कलर बनवाएंगे तो आपके घर में गर्मी ज़्यादा रहेगी। तो अच्छी तरह से कलर मिक्स होकर तैयार हो चुका है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि ये कुछ ग्रे कलर का या सिल्वर कलर का बनकर रेडी हो चुका है और अब ये तैयार है अगले स्टेप के लिए है। तो एप्लीकेशन से पहले क्या होता है कि इस कलर को अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ अलट पलट कर मिक्स किया जाता है, ताकि दोनों बाल्टियों में जो कलर है वो बिल्कुल एक जैसा हो, ताकि एप्लीकेशन के वक्त रिजल्ट एकदम अच्छा आए। इसके अलावा इस पेंट को अप्लाई करने के लिए ब्रश की ज़रूरत होती है, तो हमने एशियन पेंट के ही ब्रश यूज़ किए हैं जो कि 9 इंची का ब्रश है। तो इस ब्रश को यूज़ करके अब इस पर कोटिंग शुरू की जाएगी। इस पेंट की मदद से छत का हर एक कोना कवर किया जाता है। इस छत पर 3 कोटिंग की जाएंगी। पहली कोटिंग जो है वो वर्टिकल की जा रही है, यानी कि इस तरह से लंबाई में की जाती है। दूसरी कोटिंग जो होती है वो हॉरिजॉन्टल की जाती है और तीसरी कोटिंग जो है वो रैंडम की जाती है, यानी कि लंबा या चौड़ा जैसा भी चाहे वो कोटिंग की जाती है। इसका पर्पस ये होता है कि छत को हर तरीके से कवर कर देना, ताकि उसका हर एक पोर प्रॉपरली कवर हो सके। तो कोट 1 करने के बाद छत कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। इसे भी हम कम से कम 12 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ते हैं। इसके बाद आती है सेकंड कोट की बारी। पहला कोट वर्टिकल था तो दूसरे कोट को हॉरिजॉन्टल किया जाता है। अलग अलग पेंटर्स का अपना तरीका होता है, कोई पहले हॉरिजॉन्टल करता है बाद में वर्टिकल करता है। तो स्टेप्स को देखकर कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। 2 कोट होकर पूरी तरह से सूख चुके हैं। अब बारी है तीसरे कोट की और तीसरे कोट को रैंडम किया जाता है, यानी कि इसे किसी भी तरह से किया जाता है। तो बस इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना होता है ताकि अगर कोई भी पोर आपकी छत पर बचा है तो उसे अच्छी तरह से कवर करके स्मूथ किया जा सके। इस कोट को करने के बाद आपको अपनी छत को बहुत ही अच्छे से सुखाना है, याद रखिएगा। और ये वाटरप्रूफिंग चलती है 4 से 5 साल। तो छत पूरी तरह से सूखने के बाद कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। क्योंकि अभी काफ़ी धूप हो रही है तो थोड़ा सा शेड आ रहा है प्लांट्स का और छत का, बट अदरवाइज आप देख सकते हैं कि छत काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आया है। तो ये था फाइनल लुक। अब बाकी बातें करेंगे आगे। अब अगला सवाल है कि वाटरप्रूफिंग तो हो गई, अब इनके साथ किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, किन किन सावधानियों का हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहली बात तो आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आप अपनी छत पर वाटरप्रूफिंग कराएं उसे सूखने के लिए प्रॉपर कम से कम 4 से 5 दिन का टाइम दीजिएगा ही दीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी वाटरप्रूफिंग सही से सूख पाएगी तभी वो अच्छी तरह से चल पाएगी। तो वाटरप्रूफिंग के बाद 4 से 5 दिन तक छत को अच्छी तरह से धूप में सूखने दीजिएगा। और हाँ,
इस बीच अपना मूवमेंट अगर आप छत पर कम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि छत अच्छी तरह से सूख पाएगी तो बाकी घर भी गंदा होने से बच जाएगा और छत भी अच्छी तरह से फाइनल रिजल्ट में बढ़िया लगेगी। इसके अलावा अक्सर हम लोग क्या करते हैं, छत की सफाई करने के लिए सीक वाली झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। तो वाटर प्रूफिंग के बाद आपको सीक वाली झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी जगह पर आप या तो फूल झाड़ू का इस्तेमाल करें या फिर सॉफ्ट वाली जो ब्रश वाली झाड़ू है उसका इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सीक वाली झाड़ू का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी जो कोटिंग है वो डैमेज हो सकती है और फिर आपको वाटर प्रूफिंग का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सीक वाली झाड़ू बिल्कुल भी यूज मत कीजिएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और कहूंगी कि आपका घर अगर बनने वाला है, बन रहा है या अभी अभी बना है, तो इसी स्टेज पर अगर आप अपने घर में वाटर प्रूफिंग करा देंगे छत की तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका घर शुरू से ही सीलन से और लीकेज से बचा रहेगा। और जब आप उस पर वाटर प्रूफिंग कराएंगे तो उसका रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छा लगता है, ना केवल परफॉर्मेंस वाइज बल्कि देखने में भी ये काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपका घर पुराना हो चुका है, थोड़ा टाइम गुजर चुका है और आपके छत के ऊपर की जो सीमेंट है वो थोड़ी बहुत हट गई है, तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उसके ऊपर थोड़ा सा सीमेंट लगवाकर अपनी छत को पहले अच्छी तरह से लेवल में क्लीन करवाकर प्लेन करा लें और उसके बाद वाटर प्रूफिंग कराएं। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी छत को मजबूती मिलेगी और दूसरा, आप जब वाटर प्रूफिंग कराएंगे ना तो आपकी जो वाटर प्रूफिंग है वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अदरवाइज अगर आपकी छत थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ होगी तो आपकी छत पर वाटर प्रूफिंग ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। तो छत अगर स्मूथ होती है तो बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वाटर प्रूफिंग में टाइम कितना लगता है। तो देखिए, वाटर प्रूफिंग में जो टाइम लगता है वो आपकी छत के एरिया पर डिपेंड करता है। अगर आपकी छत छोटी है तो जल्दी हो सकता है काम, अगर छत बड़ी है तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि 6 से 7 दिन का टाइम लगभग लग जाता है पूरी तरह से वाटर प्रूफिंग करने में। अब बात करेंगे इसकी कॉस्टिंग की कि इसे कराने में कितना खर्चा आता है। तो देखिए, अगर आप किसी कंपनी को हायर करेंगे, जैसे कि एशियन पेंट्स वगैरह को अगर आप कॉन्टैक्ट करते हैं, तो करीब 70 से 75 हज़ार रुपए के आसपास आपका खर्चा आ सकता है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप किसी कंपनी को हायर कर सकते हैं, वो प्रोफेशनली काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, आपको रिजल्ट भी अच्छा आएगा। लेकिन अगर आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है और आप इतना ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी लोकल को हायर कर सकते हैं जो आपका कम पैसे में ये काम कर दे। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि लोकली क्या रेट है। तो देखिए, हर एक स्टेट का, हर एक जगह का अलग अलग रेट होता है, तो एग्जैक्ट अमाउंट आपको बताना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कह सकती हूँ कि वाटर प्रूफिंग का जो रेट है वो पर फुट के हिसाब से तय किया जाता है। अगर आपकी छत बड़ी है तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, अगर छोटी है तो थोड़ा कम में काम हो जाएगा। तो रेट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन 11-12 रुपए के हिसाब से अगर आप कराएंगे तो रेट एकदम ठीक ठाक रहेगा। देखिए, हमने तो 11 रुपए पर फुट के हिसाब से रेट दिया था और हमें वो नॉमिनल भी लगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। बाकी आप अपने हिसाब से लोकली नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर आपको रेट इससे कम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि लोकली हमें कैसे पता चलेगा कि कौन लोग वाटर प्रूफिंग करते हैं और हम इन्हें कहाँ ढूंढेंगे। तो देखिए, चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके घर के आसपास बहुत सारे ठेकेदार होंगे जो बिल्डिंग्स बनाते होंगे और आप किसी ना किसी को तो जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते होंगे तो पता कर लीजिए। और इन ठेकेदारों से आप कांटेक्ट करके ये जान सकते हैं कि कौन लोग वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं। आप उनसे पता करके लोकली हायर कर सकते हैं किसी को। नहीं तो बहुत बार वाटर प्रूफिंग का काम पेंटर्स भी करते हैं, जो घर की पेंटिंग करते हैं ना, बहुत सारे वो लोग भी वाटर प्रूफिंग का काम जानते हैं। तो अगर आप चाहें तो उनमें से किसी को भी हायर कर सकते हैं। बाकी जो पेंट वाली दुकानें हैं ना, उन दुकानों पर भी जाकर आप वाटर प्रूफिंग के बारे में पता कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। इनको भी पता होता है कि कौन कौन लोग इस तरह के काम करते हैं। तो वो आपको रेफरेंस दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं और आप इनके ज़रिए अपने घर पे आसानी से ये काम करवा सकते हैं। आई होप अब आपके मन का डाउट दूर हो गया होगा कि हम इन्हें कहाँ से ढूंढें, है ना। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका ड्रॉबैक। देखिए, अभी तक तो हम वाटर प्रूफिंग के फायदे के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वाटर प्रूफिंग के फायदों के साथ साथ इसका एक नुकसान है या एक नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे पर्सनली फील हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वो ये कि अगर आपको भी हमारी तरह से छत पे प्लांट्स रखने का शौक है, गार्डनिंग वगैरह का शौक है, तो वाटर प्रूफिंग आपके लिए एक पॉइंट को लेकर थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है। तो वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि देखिए, जब भी आप छत के ऊपर गमले रखते हैं तो ऑफकोर्स उनको आपको पानी देना पड़ता है।
जब हम छत पर गमलों में पानी देते हैं तो हमेशा ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत पानी गमलों के बाहर आ जाता है अक्सर। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब छत पर वाटरप्रूफिंग नहीं होती है तो छत एब्जॉर्ब कर लेती है पानी को, लेकिन वाटरप्रूफिंग के बाद आपकी जो छत है वो एकदम चिकनी हो जाती है, उसमें पोर्स नहीं रहते। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर गमलों से थोड़ा सा भी पानी बाहर आता है तो वो छत पर एज इट इज बना रहता है। जैसे कि पत्थर के फर्श पर अगर आप पानी डाल देंगे तो पानी एज इट इज रहता है कई घंटों तक, एकदम गीला गीला सा। तो बिल्कुल यही सिचुएशन छत के ऊपर भी रहती है अगर आपके गमलों में से पानी आता है तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको उस पानी को या तो वाइपर की मदद से उसको खींचना पड़ता है या फिर आपको किसी सूखे कपड़े से उसको ड्राई करना पड़ता है, पोछा लगाना पड़ता है। आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि वो जो पानी है वो वहां से ड्राई हो जाए। अदरवाइज वो पानी पूरे दिन गीला रहता है और इससे ना छत काफी गंदी हो जाती है। तो ये एक पॉइंट है जो मुझे इस वाटर प्रूफिंग के बारे में थोड़ा सा खराब लगा, या जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, स्पेशली तब जब आपके छत पर गमले वगैरह रखे हैं, प्लांट्स वगैरह रखे हैं। अदरवाइज अगर आपकी छत एकदम क्लीन है, उसके ऊपर कुछ नहीं रखा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो के बाद आपको वाटर प्रूफिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आएगी और अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और जो करना है वो कैसे करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह से यूजफुल रहा हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।